नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज का जो चैप्टर है उसका नाम है 1857 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियां और प्रशासन। तो हम लोग देखेंगे कि 1857 ईस्वी के बाद जो है भारत में जो नीतियां थी, जो प्रशासन थे, वो कैसे थे, उन पे बात करेंगे। और इससे पहले हमने जो है 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकों के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने जो है विद्रोह पर विदेशी अ, इतिहासकारों के मत पढ़े थे और भारतीय इतिहासकारों के मत भी पढ़े थे। सो आज का जो चैप्टर है वो हमने आपको बताया कि वो भारतीय इतिहासकारों के मत तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सो आज जो है वो 1857 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश नीति और प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। सो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ये तो पहली चीज़ तो ये जान लें कि नीति और प्रशासन है क्या। तो जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वही सारी नीतियाँ और प्रशासन होते हैं। इसमें हम देखेंगे सन 1858 ईस्वी के विद्रोह को कुचल दिए जाने के बाद जो है भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास का एक नया दौर आरंभ हुआ। तो जब 1857 में जो हम कह सकते हैं विद्रोह हुए, उनको 1858 ईस्वी तक जो है सब सारे विद्रोहों को ख़त्म कर दिया गया। जो भी क्रांतियाँ हुई, मंगल पांडे ने की या और भी जो लोगों ने की, तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के बाद जो है भारत में ब्रिटिशर्स का जो है एक नया रूप सामने आता है। वो क्या है, भारत के प्रशासन में कंपनी की भूमिका को समाप्त कर दिया गया। तो जो अब जो है भारत का जो प्रशासन था वो कंपनी के पास ना रहकर किसके पास चला गया था, किसके पास चला गया था, ये आपको बताना है। तो कंपनी का प्रशासन जो है वो अब हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के पास ना रहकर अब महारानी के पास चला गया था, या हम कह सकते हैं सीधा सीधा सरकार को चला गया था। ब्रिटेन की जो सरकार थी उसने ले लिया था कंपनी का प्रशासन। तो आज हम देखेंगे कि भारत में भारत के प्रशासन में कंपनी की भूमिका समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो भारत में जो कंपनी की भूमिका थी वो पूरी तरीके से खत्म कर दी जाती है। भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया और ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण भारत पर हो गया है। ठीक है, भारत को कोई कंपनी नहीं चला रही थी, अब सीधा सीधा एक दूसरा देश जो है उसने कोलोनाइज कर लिया था। इसके बाद क्या देखना है कि भारत के प्रति ब्रिटिश नीति और प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। बहुत सारे परिवर्तन किए गए, नए नए कानून बनाए गए, नई नई नीतियां बनाई गई। यहाँ पे देखेंगे तो 1858 ईस्वी का जो एक्ट है, तो कह रहा है कि 1858 ईस्वी का एक्ट और इंग्लैंड की महारानी की घोषणा। ठीक है, तो 1858 ईस्वी का जो एक्ट है और इंग्लैंड की महारानी के द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया वो क्या थे, उनको हम लोग देखेंगे। तो अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट संसद ने एक अधिनियम पास किया। ठीक है, तो 1858 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने जो है एक कानून बनाया। वो कानून क्या था, ये हम कह सकते हैं एक एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के द्वारा जो है भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि 1858 में एक एक्ट आया जिसने जो है कंपनी का जो हम कह सकते हैं यहाँ पे पूरा शासन व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया गया। और कंपनी की शासन व्यवस्था खत्म करने के बाद क्या हुआ कि इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश शासक के नियंत्रण में बदल गया। उस समय विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी। अभी तक जो भारत में शासन था वो कहीं ना कहीं कंपनी ऑपरेट कर रही थी, लेकिन क्या हुआ कि भारत पर जो है ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण हो गया। और ब्रिटिश सरकार का मतलब ब्रिटिश का जो राजा था ब्रिटेन का उस वक्त, या रानी जो थी उनका हो गया। और उस समय जो है ब्रिटेन की रानी जो है विक्टोरिया थी। कौन था? विक्टोरिया थी ब्रिटेन की रानी। इसके अलावा जो है कह रहा है ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री
ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री भारत राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किए जाते थे, जो भारत सरकार का उत्तरदायित्व संभालते थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत के लिए सर्वोच्च सत्ता बन गई। अब जो जैसे आज की सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उस समय जो है ब्रिटिश सरकार जो थी या ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी, वो भारत के लिए सबसे बड़ी सत्ता बन गई। केंद्र सरकार वो भारत की वो केंद्र सरकार हो गई। ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री भारत राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किए जाते थे। जो ब्रिटिश राज्य के सरकार के मंत्री होते थे, वो भारत के राज्य सचिव होते थे। ठीक है, भारत राज्य सचिव होता था। ठीक है, मतलब वही पूरा भारत को ऑपरेट करता था, और यहाँ पे जो भी होता था वो ब्रिटेन की सरकार को जिम्मेदारियां मतलब जानकारी देता था। भारत का प्रथम राज्य सचिव जो है चार्ल्स वुड था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का प्रथम राज्य सचिव कौन था? चार्ल्स वुड था। ठीक है, और कंपनी का शासन कैसे समाप्त किया गया? 1858 के एक्ट के बाद। ठीक है, ये एक्ट कहाँ पास हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ। उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया जो थी वो इंग्लैंड की महारानी थी। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल क्या हो गया? अब वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय का अर्थ होता था राज मुकुट का प्रतिनिधि। ठीक है, मतलब राज मुकुट का प्रतिनिधि। अब एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो राजमुकुट का प्रतिनिधि होता था, वही भारत का राजा होने लगा धीरे धीरे। यहाँ पे कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने एक राजाज्ञा जारी की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार लगाया, और उसमें महारानी की राजाज्ञा पढ़कर सुनाई गई, जिसमें घोषणा की गई कि भारतीय राजाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे तथा अब अंग्रेजी राज्य में नए क्षेत्र नहीं शामिल किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि महारानी विक्टोरिया ने एक राजाज्ञा जारी की। महारानी विक्टोरिया जो हैं, उन्होंने एक, हम कह सकते हैं, एक पत्र जारी किया या एक आदेश जारी किया है। गवर्नर जनरल कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार लगाया, और उसमें महारानी की राजाज्ञा पढ़कर सुनाई। तो महारानी की जो राजाज्ञा थी वो किसने पढ़कर सुनाई थी? कैनिंग ने। कब सुनाई थी? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। ठीक है, सॉरी, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में। जिसमें था क्या? इसमें ये कहा गया था कि भारतीय राजाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे तथा अब अंग्रेजी राज्य में नए क्षेत्र नहीं शामिल किए जाएंगे। ये भी कहा गया कि अब अंग्रेजी राज्य में जो है नए क्षेत्र शामिल नहीं किए जाएंगे, जो शामिल हो गए बस वही रहेंगे। इसका कारण ये भी हो सकता है वो इतना ना उनसे संभल रहा हो। भारत उस समय बहुत बड़ी सत्ता हुआ करती थी। इसके बाद जो है घोषणा में यह भी वादा किया गया कि लोगों के पुराने अधिकारों व रीति रिवाजों को उचित सम्मान दिया जाएगा तथा न्याय व प्रशासनिक सेवाओं में उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। यहाँ क्या क्या ये जो अनाउंसमेंट हुआ, ये जो घोषणा की गई, इसमें कहा गया कि घोषणा में यह वादा किया गया कि लोगों के पुराने अधिकारों व रीति रिवाजों को उचित सम्मान दिया जाएगा। लोगों के जो पुराने अधिकार हैं या उनके जो रीति रिवाज हैं, उनको सुरक्षित रखा जाएगा, उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी तथा न्याय व प्रशासनिक सेवाओं में उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। मतलब वो धर्म से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पोलाइटनेस उनके अंदर होगी, ये सारी चीजें होंगी। जहां एक ओर यह वादा किया गया कि राजाओं को सुरक्षा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर मध्य वर्ग के लिए तरक्की के रास्ते खोलने का भी वादा किया गया। ये भी कहा गया कि जो है राजाओं को सुरक्षा दी जाएगी, और इसके अलावा जो मध्य वर्ग है उनको भी प्रमोशन दिया जाएगा, उनकी भी तरक्की होगी, उनको भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि सन 1784 ईस्वी से भारत में चल रहा दोहरा नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। 1784 से जो दोहरा नियंत्रण चल रहा था, मतलब भारत मतलब ब्रिटिश क्या बोलते हैं उसको, ब्रिटिश कंपनी भी ऑपरेट कर रही थी और राजाओं का भी अधिकार रहता था। अब ये खत्म कर दिया गया। अब सीधा कहा गया कि नहीं, अब सीधा किसका शासन रहेगा? रानी का शासन रहेगा, या ब्रिटेन देश का ही शासन रहेगा, बाकी किसी का भी शासन नहीं रहेगा यहाँ। अब यहाँ सन 1858 ईस्वी के पश्चात ब्रिटेन के हितों के सामने भारत के हित और अधिक गौड़ हो गए। औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में ब्रिटिश उद्योगपति सबसे प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभरे। यहाँ पे क्या हुआ कि 1858 के पश्चात जो है ब्रिटेन के हितों के सामने भारत के हित और अधिक
गॉड हो गए। मतलब ब्रिटेन जो है वो दिन पर दिन तरक्की इसलिए कर रहा था क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, औद्योगिक क्रांति हो रही थी, नए नए बिजनेसमैन निकल रहे थे। और इन्हीं की वजह से क्या होता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में ब्रिटिश उद्योगपति सबसे प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभरे। ब्रिटिश उद्योगपति निकल रहे थे अब, ठीक है। विश्व के अन्य भागों में, विशेषकर अफ्रीका में, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य का अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों से भी संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष में ब्रिटेन के आर्थिक हितों के लिए भारत का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे याद रखिए कि ब्रिटेन कहते हैं कि उस समय लगभग 48 देशों पर इसका शासन हुआ करता था। तो विश्व के अन्य भागों में, विशेषकर अफ्रीका में, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। अफ्रीका में इनका काफी विस्तार हो रहा था और ब्रिटिश साम्राज्य का अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों से भी संघर्ष चल रहा था, ठीक है। और भी शक्तियों से संघर्ष चल रहा था। इसमें ये किसकी मदद लेते थे? भारत की मदद लेते थे। भारत की सेना की मदद लिया करते थे या भारत के सोल्जर्स की मदद लेते थे। विश्व के अन्य भागों में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के लिए भारतीय साधनों का उपयोग किया गया। अन्य देशों के साथ युद्धों में भी ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का प्रयोग किया गया, जिसमें भारी मात्रा में व्यय हुआ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? विश्व के अन्य भागों में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के लिए भारतीय साधनों का उपयोग किया गया। मतलब प्रॉफिट ब्रिटेन का हो रहा था, लेकिन भारत के संसाधनों का उपयोग किया गया, ठीक है। भारत के लोगों को लड़ने के लिए ले जाया गया, या भारत से जो पैसा कमाया गया उसका यूज किया गया। ऐसे बहुत सी चीज़ों का यूज किया गया। अन्य देशों के साथ युद्धों में भी ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का प्रयोग किया गया, जिसमें भारी मात्रा में व्यय हुआ और उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, वो भी भारत से लिया जाता था। कहीं ना कहीं जहाँ भी इनका हम कह सकते हैं अधिकार था, वहाँ पे टैक्स बढ़ा दिए जाते थे या चीज़ें महंगी कर दी जाती थी। इंग्लैंड से भारतीय सरकार पर नियंत्रण, ठीक है। इंग्लैंड से भारतीय सरकार पर नियंत्रण देखें तो इसका मतलब यह है कि वो लोग कैसे भारत सरकार पर नियंत्रण कर रहे थे। भारत सचिव को भारत सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ब्रिटिश सरकार के अन्य मंत्रियों की तरह वह केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत सचिव को जो है, भारत का जो सचिव था, भारत सचिव को भारत सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भारत सचिव को जो है भारत सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मतलब पूरी तरीके से जिम्मेदार कौन था? भारत सचिव। अगर भारत में कुछ हो रहा था तो ब्रिटिश सरकार का जो भारतीय सचिव होता था, भारतीय सचिव मतलब वो भारत का नहीं होता था, होता वो ब्रिटेन का ही था, लेकिन यहाँ का वो सचिव हो जाता था, ठीक है। मतलब ब्रिटेन का वो मंत्री होता था, भारत का सचिव होता था। भारत सचिव को भारत सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ब्रिटिश सरकार के अन्य मंत्रियों की तरह वह केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। किसी और को जवाब उसे नहीं देना पड़ता था, केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही जवाब देना पड़ता था। भारत सचिव को सलाह देने के लिए एक इंडियन काउंसिल या भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य, 8 क्राउन व 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो जो भारत सचिव होता था उसको सलाह देने के लिए एक इंडियन काउंसिल बनाई गई। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उनको उनके मंत्री होते हैं, तो मंत्री जो हैं उनको क्या देते हैं? सलाह ही तो देते हैं, और क्या काम होता है मंत्रियों को, ठीक है। तो बहुत से ऐसे मंत्री होते हैं, जैसे विदेश सचिव हैं तो वो बहुत से ऐसी जानकारी दिया करते हैं, या हम कह सकते हैं होम मिनिस्टर हैं, तो काम भी करते हैं और भी कई सारी जानकारियां देते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक इंडियन काउंसिल बनाई गई जिसमें 15 सदस्य थे, 8 जो है क्राउन और 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुने जाते थे, नियुक्त किए गए थे। सन 1557 ईस्वी तक गवर्नर जनरल इंग्लैंड में निर्धारित नीतियों के अनुसार स्वयं निर्णय लेकर काम करता था। तो 1857 तक क्या था? जो गवर्नर जनरल था वो इंग्लैंड में जो पॉलिसीज बनाई गई थी उनके हिसाब से जो है वो खुद निर्णय लेता था। 1870 में अगर हम देखेंगे तो 1870 में भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राफ संपर्क स्थापित हो गया, ठीक है। 1870 में क्या हो गया? टेलीग्राफ संपर्क शुरू हो गया, और इससे क्या होता था, इसमें संचार व्यवस्था सुगम हो गई। अब भाई बातचीत आसान हो गई थी थोड़ी। अब भारत सरकार और भारत सचिव के मध्य दैनिक विचार विमर्श संभव हो गया। अब रोज बातचीत हो जाती थी, ठीक है।
भाप के इंजनों से चलने वाले जहाजों ने इंग्लैंड और भारत के बीच यात्रा का समय कम कर दिया था। अब भाप से जो इंजन चलते जहाज चलने लगे थे तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है जो समय लगता था यात्रा में उसको भी कम कर दिया था। मतलब ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी वहाँ इंग्लैंड में और वो धीरे धीरे कब्जा कर रहे थे। इसके बाद हम देखेंगे 1869 ईस्वी में क्या होता है। स्वेज नहर खुल जाने से भूमध्य सागर और लाल सागर एक दूसरे से जुड़ गए थे। जब स्वेज नहर खुल जाती है तो क्या होता है, भूमध्य सागर और लाल सागर जो है एक दूसरे से जुड़ गए थे। इससे इंग्लैंड और भारत के बीच जो है दूरी काफी कम हो गई थी। बताते हैं कुछ 7000 किलोमीटर की कुछ ऐसे दूरी है जो कि कम हुई थी। अब भारत सचिव को भारत के बारे में अद्यतन सूचनाएं मिलने लगी। भारत का प्रशासन अब उसकी प्रत्यक्ष देखरेख में आ गया। भारत सचिव भारतीय जनता के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी नहीं था। यहाँ तक कि भारत का गवर्नर जनरल भी व्यवहार में महज एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत सचिव को भारत के बारे में अद्यतन सूचनाएं मिलने लगी। भारत का प्रशासन अब उसकी प्रत्यक्ष देखरेख में आ गया था। देखो जब क्या हुआ कि टेलीग्राफ का संपर्क बढ़ गया तो रोज रोज कहीं ना कहीं की जानकारियां मिल जाती। तो इससे क्या होता था कि अब इनके बीच में जो है संपर्क और अच्छे तरीके से होने लगा, कम्युनिकेशन और अच्छा हो गया। जिससे क्या होता था कि जो भारत का प्रशासन था वो सीधे जो है अब भारत सचिव के देखरेख में आ गया था। भारत सचिव भारतीय जनता के प्रति बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं होता था। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये इसकी जिम्मेदारी नहीं होती थी। यहाँ तक कि जो भारत का गवर्नर जनरल भी व्यवहार में महज एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। जो भारत का गवर्नर जनरल होता था वो भी जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता था। जो कहा जाता था वही करता था। ब्रिटिश सरकार को होम गवर्नमेंट स्वदेश सरकार कहा जाने लगा। भारत के शासन में ब्रिटिश सरकार के हित सर्वोपरि हो गए और ब्रिटिश सरकार के हितों को वे लोग निर्धारित करते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब देश भारत था लेकिन यहाँ पे क्या ब्रिटिश सरकार को होम गवर्नमेंट कहा जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि ब्रिटिश सरकार जो है वो होम गवर्नमेंट है। भारत के शासन में ब्रिटिश सरकार के हित सर्वोपरि हो गए और ब्रिटिश सरकार के हितों को वे लोग निर्धारित करते थे। भारत सरकार, अब हम देखेंगे कि भारत सरकार क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के अधिकार गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के हाथों में थे। परिषद में गवर्नर जनरल, 4 सामान्य सदस्य और मुख्य सेनापति शामिल थे जिसे कार्यकारी परिषद कहा जाता था। तो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन बनेगा कि कार्यकारी परिषद किनको कहा जाता था। तो नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार किसके पास होता था, गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के हाथों में। गवर्नर जनरल और उनकी परिषद जो है नीतियों को बनाना और लागू करना इन्हीं दोनों लोगों का काम होता था। परिषद में क्या होता था, गवर्नर जनरल होता था, 4 सदस्य और मुख्य सेनापति शामिल थे। ठीक है, 4 सदस्य और मुख्य सेनापति शामिल थे जिसे कार्यकारी परिषद कहा जाता था। इनको क्या बोला जाता था, कार्यकारी परिषद भी कहा जाता था। कानून बनाने के लिए एक विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसमें कार्यकारी परिषद के सदस्यों के अलावा 6 सदस्य और थे। 1861 ईस्वी में बने एक कानून के तहत कार्यकारी परिषद के सामान्य सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वां सदस्य विधिवेत्ता था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कानून बनाने के लिए विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे। ठीक है, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें कार्यवाही परिषद के सदस्यों के अलावा 6 सदस्य और थे। ठीक है, इसमें कार्यकारी परिषद के अलावा 6 सदस्य और थे। ठीक है, कार्यकारी परिषद में कौन था, गवर्नर जनरल था, 4 सदस्य थे और मुख्य सेनापति थे। इसके अलावा इसमें 6 सदस्य और थे। 1861 में बने एक कानून के तहत कार्यकारी परिषद के सामान्य सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई। ठीक है, कार्यकारी के सदस्य जो थे इनकी परिषद की सदस्यों की संख्या बढ़ाकर जो है 5 कर दी जाती है।
पांचवा सदस्य विधिवेत्ता था। पांचवा सदस्य कौन था? विधिवेत्ता था। पहले 4 सदस्य थे, एक सेनापति था, 5 सदस्य हो जाते हैं और मुख्य सेनापति होता है। पांचवा सदस्य विधिवेत्ता था। इसके बाद पढ़ेंगे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। कभी कभी ब्रिटिश शासन में निष्ठावान भारतीयों को इस परिषद में मनोनीत किया जाता था। ये भारतीय प्रायः राजा, जमींदार या धनी व्यापारी होते थे। ठीक है, तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 12 कर दी गई। और कभी कभी क्या होता था, ब्रिटिश शासन में निष्ठावान भारतीयों को इस परिषद में मनोनीत किया जाता था। निष्ठावान मतलब जो अंग्रेजों के प्रति बहुत वफादार होते थे, उनको मनोनीत किया जाता था। ये भारतीय प्रायः राजा होते थे, जमींदार होते थे या फिर धनी व्यापारी होते थे। विधान परिषद द्वारा कानून बनाने के अधिकार अत्यंत सीमित थे। काउंसिल के सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। ठीक है, जो काउंसिल के सदस्य होते थे उनको गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। और विधान परिषद द्वारा कानून बनाने के अधिकार जो हैं अत्यंत सीमित थे, मतलब बहुत सीमित लोग जो हैं कानून बना सकते थे। और इसके बाद जो है सन 1861 ईस्वी में कानून के तहत प्रांतीय प्रशासन में भी कुछ परिवर्तन हुए। 1861 के तहत क्या हुआ? कानून के तहत प्रांतीय प्रशासन में भी कुछ परिवर्तन हुए। बंगाल, मद्रास और बंबई प्रांतों का प्रशासन जो है गवर्नर और 3 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद देखती थी। तो यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है, बंगाल, मद्रास और बंबई प्रांतों का जो प्रशासन गवर्नर और 3 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद देखती थी। दोबारा सुन लो, बंगाल, मद्रास और बंबई प्रांतों का जो प्रशासन है वो गवर्नर, 3 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद देखती थी। इसके बाद प्रांतों के लिए स्वतंत्र विधान परिषदें बनाई गईं। ऐसी प्रांतीय विधान परिषद में कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अलावा 4 से 8 सदस्य अतिरिक्त होते थे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रांतों के लिए स्वतंत्र परिषदें बनाई गईं। ठीक है, प्रांत जो होते थे, हम कह सकते जो यहाँ पे छोटे छोटे सूबे होते थे, उनकी जो है उनके लिए जो है विधान परिषदें बनाई गईं। ऐसी प्रांतीय विधान परिषद में कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अलावा 4 से 8 सदस्य अतिरिक्त होते थे। यहाँ पे जो है कार्यकारिणी परिषद के सदस्य तो होते ही थे, कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अलावा जो है 4 से 8 सदस्य जो है अतिरिक्त होते थे। इन प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकार केंद्रीय विधान परिषद के अधिकारों से अधिक सीमित थे। प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकार जो थे वो केंद्रीय विधान परिषद के अधिकारों से अधिक सीमित थे। केंद्रीय विधान परिषद को जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। तो ये भी याद रखना कि केंद्रीय विधान परिषद को क्या कहा जाता था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। केंद्रीय विधान परिषद को क्या कहा जाता था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सन 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन काउंसिल एक्ट नामक कानून पास किया गया। तो 1892 में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन काउंसिल एक्ट नामक कानून पास किया गया। इसके तहत केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इसके अंतर्गत क्या था? जो केंद्रीय विधान परिषद था, प्रांतीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय परिषद जो थे उनमें सदस्यों की अतिरिक्त संख्या बढ़ा दी गई। इस कानून ने कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चयन की मंजूरी दे दी। विधान परिषदों को कुछ अधिकार दिए गए। विधान परिषदों को कुछ अधिकार दिए गए। सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने के लिए अधिकार दिए गए। तो यहाँ पे क्या, विधान परिषदों को कुछ अधिक अधिकार दिए गए। जो विधान परिषद थे उनको कुछ अधिक अधिकार दिए गए। वो अधिक अधिकार क्या थे? सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का अधिकार। ठीक है, सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि विधान परिषद की स्थापना के बावजूद सरकार व्यवहार में निरंकुश बनी रही। ठीक है, मतलब विधान परिषद की स्थापना हो गई, आप बजट के पर चर्चा कर सकते थे, सदस्यों की संख्या पूछ सकते थे, लेकिन फिर भी क्या, डिक्टेटरशिप तब भी थी। ठीक है, निरंकुशता तब भी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में ब्रिटेन के आर्थिक एवं राजनीतिक हितों की रक्षा एवं उसमें वृद्धि करना। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था?
मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन के आर्थिक एवं राजनीतिक हितों की रक्षा करना। ठीक है, जो भारत में ब्रिटेन का डर जो बना था वो सुरक्षित रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि वही गड़बड़ा जाए। इसके अलावा भारत सरकार ने ब्रिटिश व्यापारियों, उद्योगपतियों, बागान मालिकों, प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों आदि के हितों की रक्षा की। भारत सरकार के संचालन में भारतीय जनता का कोई दखल नहीं था, ना ही भारत सरकार उनके हितों का कोई ध्यान रखती थी। मतलब पूर्ण रूप से किसका ध्यान रखा जाता था? ब्रिटिशर्स का। ठीक है, जो ब्रिटेन को लोग थे केवल उनका ध्यान रखा जाता था, भारत के लोगों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। उनके हितों की रक्षा की जाती थी, किसके? ब्रिटेन के। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, चाहे वो व्यापारी थे, उद्योगपति थे, बागान मालिक थे, या जो भी लोग थे, उनके हितों की रक्षा की जाती थी। भारतीयों से उन्हें बिल्कुल भी मतलब नहीं था।